अध्यक्ष जी, हमारे वित्त मंत्री जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसको पहली नजर में ही देखकर मैं समझ सकता हूं या सभी लोग समझ सकते हैं कि यह सबको साथ लेकर चलने वाला और सबके विकास के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट करता है, ऐसा बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। और मुझे खुशी है कि 100 दिन के अंदर ही सरकार ने एक जबरदस्त और एक शानदार आगाज अपना इस बजट के माध्यम से किया है। बजट के विषय में जब चर्चा होती है तो सामान्यतः आय और व्यय की, आप क्या करें समय, हाँ, एक माननीय सदस्य के लिए कितना समय? 5-5 मिनट में सब बोल लें। 5 मिनट कम है मानो, और इसीलिए पूछ रहे 5 मिनट कम है मानो। आपको सुनने की इच्छा बताइए कितना हो। नहीं, हमारा ये कहना है कि पूरा विषय कम से कम 7-8 मिनट हो, 7-8 मिनट जरूर हो। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। आप मुक्त बोलिए। बहुजन समाज एक मिनट पंकज, बहुजन समाज पार्टी के जो माननीय सदस्यगण हैं तो कोई स्लिप आ जाएगी तो सुविधा रहेगी, कांग्रेस की भी आ जाए। बजट पर जब चर्चा होती है महोदय तो सामान्यतः आय और व्यय की चर्चा होती है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह बजट सिर्फ आय और व्यय का या रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का लॉगबुक ही सिर्फ नहीं है, बल्कि किसी सरकार का यह पॉलिसी स्टेटमेंट होता है या किसी सरकार का एक्शन प्लान के बारे में भी वह बजट अपने लोगों, प्रदेश के लोगों को यह बताने का काम करता है कि सरकार का एक्शन प्लान क्या है और सरकार का पॉलिसी स्टेटमेंट के रूप में यह बजट काम करता है। और यह भी कहा जाता है कि धनात् धर्मः ततः सुखम। जब धर्म के रास्ते पर अगर धन का व्यय होता है, खर्च किया जाता है, तो वह समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए वह सुख का कारण बनता है। और मुझे इस बात का कहते हुए गर्व है कि हम सब लोगों के पास तो धर्म के रास्ते पर चलते हुए समाज का हित करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर करके जो व्यक्ति आगे बढ़ा था वो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में यहां पर आसीन है। और इतना तय है कि उनकी सरकार के द्वारा जो भी धन का व्यय इस उत्तर प्रदेश पर होगा वह निश्चित रूप से हमारे उत्तर प्रदेश के लिए यह सुख का कारण बनेगा, हित का कारण बनेगा। मैं बड़े विश्वास के साथ मैं यह कह सकता हूं। सामान्यतः लोगों को यह देखा जाता है कि कितना खर्च किया गया, लोग उसी से सरकार का अंदाजा लगाते हैं कि सरकार क्या चाहती है, सरकार की दिशा क्या है। जैसे समाजवादी पार्टी और अन्य दलों की तरफ से जब बजट पर चर्चा हो रही थी तो यह आया कि यह बजट ऐसा है, दिशाहीन है, दिशा शून्य है। लेकिन मैं समझता हूं कि सिर्फ सरकार कहां पर कैसे कितना खर्च करती है, सिर्फ इसके आधार पर ही बजट कैसा है उसका निर्णय नहीं लिया जाता, बल्कि सरकार यह खर्च कहां पर और किनके लिए कर रही है, सही मायने में बजट का सही अर्थ तब देखकर निकाला जाता है कि धन कहां पर खर्च हो रहा है। और मैं बहुत विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि यह बजट अंत्योदय का संकल्प लेकर चलने वाला यह बजट है और समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति के उदय के लिए, उनके उत्थान के लिए प्रतिबद्ध यह हमारा उत्तर प्रदेश का यह बजट इस बार यहां पर आया है। यह किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, यह दिव्यांगों के लिए यह समर्पित यह बजट है। और सामान्यतः यह देखा जाता है कि किसके ऊपर कितना खर्च किया गया, इसी से उस व्यक्ति को, उस वर्ग को बल मिला कि नहीं बल मिला, इस पर चर्चा होती है। लेकिन मैं समझता हूं कि सिर्फ धन के व्यय से ही किसी को कितना बल मिला इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका मान सम्मान और उसके अंदर के स्वाभिमान को बढ़ाने का कितना काम बजट ने किया या सरकार ने किया, यह चिंता, यह डिस्कशन का पॉइंट होना चाहिए। लंबे समय से चर्चाएं सिर्फ इसी के इर्द गिर्द अध्यक्ष जी घुमा करती हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार का
सबसे बड़ा लक्ष्य तो यह होता ही है कि उसको वेलफेयर स्टेट के रूप में कंस्ट्रक्ट किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ वेलफेयर स्टेट के कंस्ट्रक्शन के साथ साथ अपने प्रदेश को एक इनेबलर के रूप में, एक इनेबलिंग स्टेट के रूप में उसको डेवलप किया जाए। यह भी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने उत्तर प्रदेश को एक वेलफेयर स्टेट होने के साथ साथ एक इनेबलिंग स्टेट के रूप में भी कंस्ट्रक्ट करने का, डेवलप करने की जो प्रतिबद्धता दिखाई है, यह काबिले तारीफ है। इसकी मैं पूरी तरीके से मैं इसकी सराहना करना चाहता हूं। दीनदयाल जी ने बहुत समय पहले कहा था, बहुत सारी योजनाएं दीनदयाल जी के नाम पर चली हैं, और यह निश्चित रूप से जब उनके नाम पर चली हैं तो अपने आप उस नाम से ही, उस योजना के नाम से ही लोगों में यह विश्वास पैदा हो जाता है कि यह बजट, यह कार्यक्रम, यह योजना, यह समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करके यह बनाई गई है। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक भारतवासी हमारे रक्त का और हमारे शरीर का हिस्सा है, और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि इस देश के गांव में रहने वाले गरीबों, मजदूरों की, अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए, विकास के दौड़ में पीछे हो गए व्यक्ति की, जब तक हम उसको भी यह विश्वास, यह एहसास हम उसको जब तक नहीं करा देंगे कि वह भी भारत माता की लाडली संतान है, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और यह बजट, यह एहसास उस वर्ग को कराने वाला बजट है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी की भी भूरी भूरी मैं सराहना करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी चर्चा हुई, नेता विपक्ष की तरफ से भी बड़ी बड़ी बातें आई। मेरे तो सच में समझ में नहीं आ रहा था कि यह नए सदस्यों को सही शब्दों का उपयोग करके आगे बढ़ने की दिशा दे रहे हैं या सही बातों को भी गोलमोल जवाब देने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको भी आपके माध्यम से, मैं सभी सदन को मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि 1970 में जैसे एक दल ने नारा दिया था गरीबी हटाने का, गरीबी तो नहीं हटी लेकिन गरीबों की संख्या जरूर बढ़ती चली गई। फिर उसके बाद कुछ लोग धरती पुत्र के रूप में कहलाए, कुछ लोगों ने शोषितों और वंचितों के नाम पर राजनीति करने का काम किया। लेकिन मेरे यह समझ में नहीं आ रहा है कि कल बड़ी चर्चा हुई किसानों के विषय में भी, किसानों का हितैषी दिखाने के लिए भी पूरी तरीके से कोशिश की गई विपक्ष के द्वारा। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि 1970 में गरीबी हटाने के नारा, फिर उसके बाद धरती पुत्र कहलाने का काम किया गया, फिर उसके बाद वंचितों और शोषितों की ऊपर उनका हितैषी कहलाने की कोशिश की गई, दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन 36,000 करोड़ का किसानों का कर्ज माफ करने की बात या किसी के जहन में अभी तक क्यों नहीं आई, यह मेरे समझ में नहीं आता। कल कांग्रेस के नेता की तरफ से भी यह बयान आया, उन्होंने पंजाब की बात बताई, लेकिन शायद उन्होंने यह आंकड़ा नहीं देखा कि पंजाब में भले ही किसानों की 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया गया हो, लेकिन उसके बावजूद यह उत्तर प्रदेश का 36,000 करोड़ का लगभग आधा बजट वहां पंजाब में खर्च दिया गया है। यहां पर 36,000 करोड़ के साथ लगभग 86 लाख किसानों को यह लाभ दिया गया है। शायद इस तरफ उनका ध्यान नहीं गया था। हर तरफ मैं कह सकता हूं, जैसे उत्तर प्रदेश में नौजवानों को प्रदेश का, देश का भाग्य विधाता कहा जाता है, नौजवानों के मजबूत कंधों पर देश का भविष्य कहा जाता है, और नौजवानों की चिंता इस सरकार ने की है। इंक्यूबेटर से स्थापित करने की बात की गई, इंडस्ट्री के क्षेत्र में प्रोत्साहन, रोजगार प्रोत्साहन देने के लिए योजना चालू की गई, स्पेशल इन्वेस्टमेंट बोर्ड के लिए 5 करोड़ रुपए दिया गया। यह सब काम अगर हुआ है तो नौजवानों के हाथों को, उनके पैरों को मजबूत करने के लिए किया गया है। पिछली सरकारों ने लोक लुभावन बजट तो पेश किए होंगे, बेरोजगारी भत्ता की बात उन्होंने की होगी, किसी भी वेलफेयर स्टेट में यह सब कार्यक्रम चलने चाहिए, मैं उसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन उसके साथ साथ उन नौजवानों के हाथों को मजबूत करने का भी काम विशेष रूप से चलाया जाना चाहिए, जिसकी कमी पिछले 15 साल की सरकार में देखने को मिली। क्योंकि जब कोई नौजवान जब लाइन लगाकर
बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए हाथ फैलाकर किसी के सामने खड़ा होता है और उसके बाद उसको बेरोजगारी भत्ता तो नहीं मिलती है, लेकिन पुलिस प्रशासन का लाठी अगर खाने के लिए पीठ पर मिलती है, तो आप यह समझ सकते हैं अध्यक्ष महोदय कि उस नौजवान का स्वाभिमान कितने टुकड़ों में वो चूर चूर होता होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। हमारी सरकार यह चाहती है कि नौजवानों के लिए हम ऐसा माहौल बनाने का काम करें जो बजट में साफ तौर पर दिखता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान को किसी नेता और किसी भी दल के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े, बल्कि वह अपने पैरों पर मजबूती के साथ खड़ा होकर वह अपने घर पर, अपने गांव पर रहकर वह अपने माता पिता और अपने समाज की सेवा कर पाए। हम सब लोग ऐसा माहौल देना चाहते हैं। यह अब साफ सा इस बजट में दिखाई देता है। अब कल चर्चा हो रही थी तो नेता विपक्ष बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि सड़क बनाई गई, सड़क बनाए जा रहे, संपर्क मार्ग बनाए जा रहे। गन्ना किसानों के लिए अगर संपर्क मार्ग बनता है तब भी उनको आपत्ति है। किसानों को अपनी फसल को शहर तक पहुंचाने के लिए अगर सड़क मार्ग बनता है, धन खर्च किया जाता है, तो इसमें उनको आपत्ति दिखाई देती है। लेकिन पिछली सरकार ने पूरे 5 साल में अगर अपनी कोई उपलब्धि दिखाने का काम किया था तो सिर्फ अपनी एक्सप्रेस वे की उपलब्धि दिखाने का काम किया था। इस पर भी उनको जवाब देना चाहिए था। स्वदेश दर्शन योजना के तहत अयोध्या, वाराणसी, मथुरा में रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट और कृष्ण सर्किट बनाने की जो बात कही गई, मैं इसके लिए भी वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि किसी भी देश, किसी भी प्रदेश का वहां का जो सांस्कृतिक ताकत जो होती है, उसको भी, जो संस्कृति होती है, उसको भी बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए, जो कि इस बजट के माध्यम से पुरजोर तरीके से किया गया है। बड़े बड़े देशों के बारे में हम सब लोगों ने सुना है और कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो तुम हम में होगी जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो मैं समझता हूं कि यह विपक्ष के लोगों को भी यह समझना होगा कि यह हस्ती अगर हमारी नहीं मिटती है तो इसका कारण यदि कुछ है तो हमारे देश की यही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ताकत जो है, यही हमारी हस्ती को बनाकर रखने का काम करती है। और उस संस्कृति को बनाए रखने के लिए, जीवित रखने के लिए जो रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट और कृष्ण सर्किट जो बनाने का काम यह लिया गया है, यह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। और इसके लिए मैं भूरी भूरी सराहना मैं अपने मुख्यमंत्री जी की और मैं अपने वित्त मंत्री जी की मैं यह तारीफ करना चाहता हूं। हमारा यह कमिटमेंट है ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन हेल्थ को बनाए रखने का, यह हमारा सरकार की यह कमिटमेंट है। यह साफ सा इस बजट में दिखाई देता है। चर्चा बजट पर जब हो रही है तो मैं यह कह सकता हूं कि यह बजट वाकई में एक फाइनेंशियल विजडम को यह दर्शाने का काम करता है। जो आर्थिक रूप से जो एक बुद्धिमत्ता जो दिखानी चाहिए थी, सूझबूझ जो दिखानी चाहिए थी, उसको दर्शाने का काम इस बजट के माध्यम से हमारे वित्त मंत्री जी ने भी किया है। फिस्कल डिफिसिट जो 4.4% था पहले, उसको घटाकर 3% के नीचे लाने का काम किया गया है। और पहली बार, कई सालों में पहली बार प्राइमरी डिफिसिट को, इसको समाप्त बिल्कुल पूरी तरीके से रिमूव करते हुए प्राइमरी सरप्लस को 0.2% से बढ़ाने का काम किया गया है। यह शायद पिछले कई सालों में पहली बार यह उत्तर प्रदेश में यह देखा गया है। और सिर्फ जिस तरीके की फिस्कल जो यहां पर डिसिप्लिन, फिजिकल परफॉर्मेंस जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो एस्टिमेट दिया गया है और इसमें शो किया जा रहा है, मैं यह कह सकता हूं कि हम सब लोग भी वैसे ही, जैसे कि महाराष्ट्र ने, जैसे कि गुजरात ने, जैसे कि मध्य प्रदेश ने, जैसे कि छत्तीसगढ़ ने अपने डेब्ट को, जीडीपी के डेब्ट को जो 32% हमारे उत्तर प्रदेश का हुआ करता था, उस एस्टिमेट को इस बार घटाकर 28.6 करने का काम किया गया है। वह निश्चित रूप से उन राज्यों की तरफ भी जहां पर कहीं पर 23, कहीं पर 26 और छत्तीसगढ़ में तो मैं समझता हूं कि काफी नीचे वह डेट जीडीपी का लाने का काम वहां की सरकारों ने किया है। उसी रास्ते पर यह सरकार अब आगे बढ़ी है। मैं बहुत विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं। बस अध्यक्ष जी, बस दो मिनट में मैं अपनी बात मैं और समाप्त करूंगा। कृषि के क्षेत्र में भी 36,000 करोड़ रुपए देकर
किसानों के दर्द को समझने का काम इस सरकार ने किया है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो 15.8% का टारगेट किया गया है, यह तो हमारे यूनियन बजट में भी जो 11.7 का जो वहां पर यह ग्रोथ रेट जो दिखाया गया है उससे भी कहीं अधिक है। ये बहुत ही मैं समझता हूं कि एक चुनौती को स्वीकार करके वित्त मंत्री जी ने आगे बढ़ने का काम किया है और जो टैक्स रेवेन्यू भी उसमें भी बहुत साउंड ग्रोथ, बहुत ही अच्छी ग्रोथ जो दिखाई गई है वो लगभग 24% की ग्रोथ दिखाई गई। सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो गया उसको तो बताने का काम किया है, लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बढ़ाया गया है उसको बताने का काम विपक्ष की तरफ से नहीं किया गया था। पुलिस भर्ती हुई, पुलिस भर्ती करने की बात कही गई है और आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 50% की वैकेंसी पुलिस फोर्स पे अगर कहीं पर है तो शायद पूरे देश भर में सबसे ज्यादा वैकेंसीज हमारे उत्तर प्रदेश में है। और जो भर्ती इस बार सरकार के द्वारा जो कराने का लक्ष्य रखा गया है उस भर्ती के होने के बाद भी यह घटकर नीचे 41% के आसपास ही आ जाएगा, फिर भी वो वैकेंसीज लगभग 41% बची रहेंगी। तो अभी इतनी आवश्यकता है, लेकिन इन सब चीजों की तरफ पिछली सरकारों ने मैं समझता हूं कि ध्यान देने का काम नहीं किया था। कानपुर, फैजाबाद, बांदा, मेरठ, इलाहाबाद में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सोलर फोटोवोल्टिक इरिगेशन पंप के लिए 125 करोड़ रुपए, अति दोहित और क्रिटिकल जो खंड है विकास खंड उनके लिए भी, स्प्रिंकलर्स के लिए भी धन आवंटित किया गया। तो इरिगेशन से लेकर हर क्षेत्र में किसानों से जहां जहां पर भी आवश्यकता है किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए उस क्षेत्र में सरकार की तरफ से बहुत खूबी प्रयास किया गया है। इसके लिए मैं बहुत सरकार को मैं इसके लिए मैं बधाई मैं देना चाहता हूं। और जीएसटी के माध्यम से सबसे बड़ा रेवेन्यू तो सेल्स टैक्स की तरफ से आता था और मैं समझता हूं कि लेकिन इस साल भी जो 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ है जीएसटी के माध्यम से भी इस सरकार को एक अच्छा सरप्लस होगा, रेवेन्यू आएगा। जी समाप्त करें वो। बस 1 मिनट में बस जीएसटी के माध्यम से भी और जो केंद्र सरकार ने पारित किया और उत्तर प्रदेश ने यहां पर पारित किया है और मैं समझता हूं कि जीएसटी के पास होने के बाद वैसे तो उत्तर प्रदेश हमेशा कोई भी बड़ा परिवर्तन हुआ है तो उसमें बहुत ही अग्रणी भूमिका उत्तर प्रदेश की रही है और शायद जीएसटी पास होने के बाद भी सबसे बड़ा और पहला बजट भी यदि किसी ने देश भर में पास किया है तो हमारे उत्तर प्रदेश ने ही पास किया है। इसमें भी अपनी बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की रही है। और जीएसटी में जब 1947 में एक तरीके से जब पॉलिटिकल इंटीग्रेशन देश का शुरू हुआ और मैं समझता हूं कि इस साल जीएसटी लाकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस देश का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने का काम शुरू जो किया है और उसको उत्तर प्रदेश ने पारित किया है, उसका भी लाभ हमारे सरकार को हमारे बजट में निश्चित रूप से उसका मिलेगा। यह भी इस बजट को देखकर मैं कह सकता हूं। देखिए, बहुत सारी आर्थिक स्थिति कहा जाता है कि चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जब तक, जैसा कि मैं बजट में भी मैं सुन रहा था, तो आर्थिक स्थिति चाहे कितनी भी अच्छी किसी व्यक्ति की क्यों ना हो, चाहे कहीं सरकार की क्यों ना हो, लेकिन जब तक मानसिक स्थिति जब तक ठीक नहीं होती है तब तक उसका आनंद नहीं लिया जा सकता है। तो विपक्ष के लोगों को भी अपनी मानसिक स्थिति से भी उसको दुरुस्त करते हुए अगर ये जो बजट पेश किया गया है उसको समझने के लिए और उसका आनंद लेने के लिए अपनी मानसिक स्थिति को भी ठीक रखकर अगर समझेंगे तो निश्चित रूप से उसका आनंद वह भी लेंगे। क्योंकि यह कहा जाता है कि घर में चाहे सोफा सेट कितना बड़ा भी हो, डिनर सेट क्यों ना हो, बाकी जो भी सेट रखना हो घर में सब सेट रख दीजिए, लेकिन अगर माइंड सेट अगर ठीक नहीं है तो इन सब सेट का आनंद नहीं लिया जा सकता। और बहुत सारी चीजों की आपत्ति, कई चीजों को तो स्वीकार करने के लिए बहुत ही बोल्डली उसको स्वीकार अगर किया जाए, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी गलती अगर कहीं पर भी हो उसको अगर स्वीकार कर ले तो और स्वीकार करने की नीयत होनी चाहिए, और अगर कहीं पर कोई गलती है तो उसमें उसको स्वीकार करने की नीयत के साथ साथ उसको उसमें सुधार भी करने की हिम्मत भी अपने आप में होनी चाहिए।
और मैं देखता हूं चर्चा जब होती है तो इधर से इधर आने की बात और इधर से इधर चले जाने का दुख भी कई बार दिखाई देता है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी गलतियों में स्वीकार करते हुए उसमें अगर सुधार करने की नीयत अगर रखे तो बहुत ऊंचाइयों पर जा सकता है। यह भी इधर से इधर भी आ सकते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो स्वीकार करने की नीयत और सुधार करने की हिम्मत दोनों ही नहीं रखते हैं, इसलिए वो इधर से इधर आ ही नहीं पाएंगे। तो अध्यक्ष जी, मैं इसी के साथ कि हमारा और भी बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कि उत्तर प्रदेश का जो अतीत या इतिहास रहा है वो बहुत ही गौरवशाली रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि गौरवशाली था इतिहास हमारा, भविष्य भी महान है। अगर संभाल ले हम जो वर्तमान है तो उस वर्तमान को संभालने की जो कवायद जो दिखी है इस बजट में, मैं इसके लिए सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत ही बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।